बेशर्म बहू, मैं तेरा चेहरा नोचकर पूरे गांव को दिखाऊंगी। यह चीख जैसे भारी माहौल को चीर गई और सारी हैरान आंखें उसी तरफ घूम गईं। हर कोई एक पल के लिए सन्न रह गया। एक कांपती हुई परछाई अपनी जगह पर जम गई। इस अचानक आए गुस्से के सामने कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाई और कानाफूसी की लहरें उठने लगीं, जिसमें गुस्सा, जिज्ञासा और थोड़ी संतुष्टि भी थी। माहौल अचानक गाढ़ा हो गया, जैसे अगले पल होने वाले धमाके का इंतजार कर रहा हो। कहानी शुरू होती है। मातम का संगीत देर शाम के धुंधलके को चीरता हुआ उदासी और दर्द घोल रहा था। साल के अंत की ठंडी हवा सूखे पत्तों से सरसराती हुई निकल रही थी, जो अगरबत्ती के धुएं और शोक के लिए लगे तिरपाल की नमी भरी गंध में मिल रही थी। माहौल इतना भारी और दमघोंटू था कि श्री शर्मा के घर के आंगन में बैठे सैकड़ों लोगों पर एक बोझ सा महसूस हो रहा था। श्री शर्मा, एक सज्जन व्यक्ति जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की, अब वहां एक सोने के पानी चढ़े ताबूत में ठंडे पड़े थे, जबकि बाहर उनकी पत्नी के रोने की आवाज, पंडित के मंत्रोच्चार और मातम का संगीत गूंज रहा था। इस दुख और शोक के माहौल में कुछ और ठंडी हवाएं घुसने लगीं। ये हवाएं मौसम की नहीं, बल्कि कानाफूसी और जांचती हुई नजरों की थीं। गांव वाले, रिश्तेदार, श्री शर्मा के दोस्त, हर जगह से मेहमान आए हुए थे। वे अगरबत्ती जलाते, तस्वीर के आगे सिर झुकाते और फिर मुड़कर बातें करने लगते। मीरा मेहमानों की मेज के पीछे छिपी खड़ी थी, कांपते हाथों से शोक संदेश के लिफाफे संभाल रही थी और खुद को काम में डुबोकर लोगों का ध्यान अपनी ओर से हटाने की कोशिश कर रही थी। वह कल रात ही एक लंबी, थका देने वाली उड़ान के बाद घर पहुंची थी। जैसे ही उसने आंगन में सफेद शोक का शामियाना देखा, उसके आंसू रुक नहीं पाए। उसके ससुर, जो कम बोलते थे पर हमेशा उसे प्यार और अपनापन देते थे, अब हमेशा के लिए चले गए थे। दुख के साथ साथ उसे इस बात का अपराध बोध भी था कि वह उनके आखिरी पलों में उनके साथ नहीं थी। वह बहुत व्यस्त थी, शहर में अपने काम और बड़े प्रोजेक्टों में उलझी हुई थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि लोगों को मीरा के दुख से ज्यादा किसी और बात में दिलचस्पी थी। कानाफूसी शुरू हो गई। पहले तो यह बस हवा की तरह कानों से गुजर रही थी, लेकिन फिर यह सुइयों की तरह सीधे दिल में चुभने लगी। बहू तो बड़े शहर में काम करती है, अब जाकर शक्ल दिखाई है। सुना है मुंबई में कोई बड़ी अफसर है। इतनी व्यस्त कि ससुर के मरने पर भी देर से आई। कैसी औरत है जो रिश्तों से ज्यादा पैसे को अहमियत देती है। ये बातें सीधे उसका नाम लेकर नहीं कही जा रही थी, लेकिन इशारा मीरा की तरफ ही था। उसे अपनी रीढ़ में एक ठंडक महसूस हुई। वह जानती थी कि उससे गलती हुई है। वह सब कुछ नहीं संभाल पाई, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी गैर मौजूदगी को इतने कठोर तरीके से देखा जाएगा, वह भी उसके ससुर के अंतिम संस्कार के दिन। मीरा ने गहरी सांस लेने की कोशिश की, आंसुओं को रोका और अपना चेहरा इतना झुका लिया कि उसके लंबे काले बाल लगभग उसका पूरा चेहरा ढक रहे थे। उसने सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि उसे उन जांचती और आलोचना करती नजरों का सामना करना पड़ेगा। उसकी सास श्रीमती शर्मा मेज के पास खड़ी थी। रो रो कर उनका चेहरा सूज गया था, लेकिन उनकी थकी हुई आंखें लगातार अपनी बहू को घूर रही थीं। उन्होंने ही पड़ोसियों से कई बार अपनी बहू की गैर मौजूदगी की शिकायत की थी। अब जब मीरा सामने थी तो उन्हें जैसे अपनी भड़ास निकालने या यह साबित करने का मौका मिल गया था कि वह सही थी। देश और घर के काम में व्यस्त रहना पड़ता है। श्रीमती शर्मा की आवाज़ बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन पास खड़े लोगों तक पहुंचने के लिए काफ़ी थी, और इस शांत माहौल में यह दूर तक गूंज सकती थी। जब बड़े काम करोगे तो ये सब सहना पड़ेगा। अब तो यहाँ आकर बस ससुर जी के आगे अगरबत्ती जलाकर माफ़ी ही मांग सकती है।
श्रीमती शर्मा के शब्द चाकू की तरह तेज थे, जो मीरा के सब्र के बांध को तोड़ने के लिए काफी थे। यह उसके दबे हुए दुख पर एक सीधा हमला था। आसपास के लोगों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस तरह उन्होंने मीरा की ओर देखा, उनकी आंखों में जो भाव थे, वह उसे जमीन में गड़ जाने के लिए मजबूर कर रहे थे। मीरा ने कांपते हाथों से चाय का कप पूजा की वेदी पर चढ़ाया। कोशिश कर रही थी कि चाय छलक न जाए। उसका चेहरा इतना झुका हुआ था कि ठोड़ी लगभग छाती से लग रही थी। उसका काला शोक का जोड़ा भी उसके शरीर की कोंप कोंपी को छिपा नहीं पा रहा था। उसका हर कदम भारी लग रहा था, शारीरिक थकान के कारण नहीं, बल्कि उन नज़रों के बोझ के कारण। उसे लग रहा था जैसे वह कांच के पिंजरे में बंद एक चिड़िया हो, उसकी हर हरकत को देखा और परखा जा रहा था। भले ही कोई सीधे मुंह पर कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन वे कानाफूसी और नजरें ठंडे चाकू की तरह उसके दिल को चीर रही थीं। यह अब सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं रह गया था, यह एक खुली अदालत बन गया था जिसमें मीरा ही अपराधी थी। गर्म आंसू बहने को तैयार थे, लेकिन उसने उन्हें रोकने की कोशिश की। वह और कमजोर नहीं दिखना चाहती थी, उसे मजबूत रहना था, कम से कम अपने ससुर को विदा करने वाले दिन। लेकिन इस तरह देखे जाने और परखे जाने की भावना ने उन घटनाओं की शुरुआत कर दी जो और भी दर्दनाक होने वाली थीं। और भी तेज चाकू उसका इंतजार कर रहे थे, और मीरा जानती थी कि यह तो बस शुरुआत है। वह अपने ही किसी प्रियजन के अंतिम संस्कार के बीच एक बिना आवाज वाली लड़ाई में उतर चुकी थी। मातम का संगीत हवा में घुल रहा था, एक लंबी शोक की धुन। फिर रस्म के अनुसार गांव के सरपंच वेदी के सामने आए और उनकी गंभीर स्पष्ट आवाज में शोक सभा में दान देने वालों के नाम पढ़े जाने लगे। हर नाम जो पढ़ा जाता, हर राशि जो घोषित की जाती, वह गुजर चुके व्यक्ति को दुनिया से जोड़ने वाली एक कड़ी की तरह थी, और साथ ही भावनाओं का एक अदृश्य पैमाना भी थी। इस दुख की घड़ी में साझा करने का एक तरीका। मीरा एक कोने में हटकर खड़ी हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक इंतजार और डर की मिली जुली भावना उठ रही थी। वह जानती थी कि उसने अपना योगदान दिया है, एक बहू के रूप में अपना कर्तव्य पूरा किया है, लेकिन यह माहौल, जिस तरह से लोग उसे देख रहे थे, उसे बेचैन कर रहा था। एक एक करके नाम पढ़े जा रहे थे, करीबी रिश्तेदारों से लेकर दूर के मेहमानों तक। छोटी बड़ी हर राशि सरपंच स्पष्ट रूप से पढ़ रहे थे। मीरा हर शब्द सुन रही थी, और समय बहुत धीरे धीरे बीतता हुआ महसूस हो रहा था। वह सोच रही थी कि उसका नाम कहाँ पढ़ा जाएगा। क्या इस शोक सभा में उसकी आवाज़ को मान्यता मिलेगी? फिर जब सरपंच ने परिवार के सदस्यों की सूची पढ़नी शुरू की, तो मीरा ने अपनी सांस रोक ली। चाचा, भाई, करीबी और दूर के रिश्तेदार, कई नाम तेजी से गुजर गए, और फिर उसे एहसास हुआ कि उसका नाम छोड़ दिया गया है। सरपंच ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ, शायद शर्मिंदगी में या जानबूझकर, सूची को इतनी सफाई से पढ़ दिया जैसे मीरा का नाम कभी उस सूची में था ही नहीं। पूरे शामियाने में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, और फिर मधुमक्खी के छत्ते की तरह कानाफूसी शुरू हो गई। उसका नाम नहीं है। कितनी अजीब बात है। इतने साल से बहू है, इतनी व्यस्त कि अब आई है और एक लिफाफा तक नहीं दिया। फुसफुसाहट भले ही धीमी आवाज में थी, फिर भी हवा को चीरकर सीधे मीरा के कानों में जा रही थी। उसका चेहरा शर्म से जलने लगा, और उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसे दिए गए पैसे का दुख नहीं था, बल्कि अपने ससुर के अंतिम संस्कार में इस तरह अपमानित और नकारे जाने का एहसास था। श्री शर्मा के लिए उसकी सारी मेहनत, सारी भावनाएं जैसे सरपंच की एक नज़र और लोगों की बुरी बातों से मिटा दी गई हों। मीरा पर टिकी नजरें।
अब और भी तेज, और भी ठंडी हो गई, जिनमें तिरस्कार और संदेह भरा था। उसे लगा जैसे वह एक अपराधी है जो कटघरे में खड़ी है और अदृश्य आंखें उसे दोषी ठहरा रही हैं। उसका सिर घूम रहा था। वह कोई सफाई, कोई बहाना खोजना चाहती थी, लेकिन हर आवाज उसके गले में अटक गई। ठीक उसी समय श्रीमती शर्मा, जैसे इसी मौके का इंतजार कर रही थी, अचानक बोल पड़ी। उनकी आवाज ऊंची, तीखी और नफरत से भरी थी, जिसने पंडित के मंत्रोच्चार की आवाज को भी दबा दिया। मोक्ष के लिए किए जा रहे मंत्रोच्चार की ध्वनि अब एक दर्दनाक नाटक की पृष्ठभूमि बन गई थी। देखा, मैं तो पहले ही कह रही थी। श्रीमती शर्मा ने सीधे मीरा की ओर उंगली उठाई। उनकी आंखों में आग थी। बड़े काम करती है, इतनी व्यस्त कि ससुर के मरने पर भी देर से आई, और अब अंतिम संस्कार में भी परिवार के लिए कुछ योगदान नहीं दे सकी। बाहर वाले भी इससे ज्यादा दिल वाले हैं। सोचती थी कि अमीर है, पर लगता है बस नाम ही बड़ा है। श्रीमती शर्मा के शब्द कोड़ों की तरह सीधे मीरा के दिल पर लगे। यह सिर्फ डांट नहीं थी, बल्कि एक सार्वजनिक अपमान था। इतने लोगों की आंखों के सामने एक क्रूर फैसला था। मीरा का चेहरा जल रहा था, आंसू बहने को थे, लेकिन उसने उन्हें वापस अंदर निगल लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच ली थीं कि नाखून हथेलियों में धंस गए थे। वह चिल्लाना चाहती थी, कहना चाहती थी कि उसने योगदान दिया है। यह साबित करना चाहती थी कि श्रीमती शर्मा गलत है, लेकिन किसी चीज ने उसे रोक लिया। यह उसके ससुर का अंतिम संस्कार था, एक ऐसी जगह जहां शांति और सम्मान की जरूरत थी। वह इस हंगामे का कारण नहीं बन सकती थी। इस आखिरी पवित्र माहौल को कापसीज नहीं कर सकती थी। शांत रहने की कोशिश के बावजूद मीरा का दिल जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। उसे लगा कि वह एक पतले धागे पर खड़ी है, अंतिम संस्कार को बिखरने से बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन लोगों की नजरें हर एक जांचती, तिरस्कार भरी नजर नुकीले चाकुओं में बदल गई थी जो उसके शरीर को काट रही थी। उसे शारीरिक दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि उसकी आत्मा से खून बह रहा था। श्रीमती शर्मा के शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। कानाफूसी बंद नहीं हुई थी, और वह इस आलोचना के घेरे में खुद को बेहद अकेला महसूस कर रही थी। आंसू बह नहीं पा रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक हिंसक और निराशाजनक तूफान उठ रहा था। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक अनजाने में हुई घटना नहीं थी, यह एक साजिश थी। उसे अपमानित करने के लिए, उसे शर्मिंदगी के चरम पर धकेलने के लिए रचा गया एक नाटक था, और मीरा बस अपना सिर झुकाकर, होंठ भींचकर सब कुछ सह सकती थी। मीरा ने गहरी सांस लेने की कोशिश की, उन सभी कड़वी बातों को निगल गई। उसके अंदर भावनाओं का तूफान अभी भी उफान पर था, लेकिन उसने खुद से कहा, यह उसके ससुर के लिए आखिरी सम्मान है, एक ऐसा सम्मान जिसे किसी के द्वारा मैला नहीं किया जा सकता। उसने धीरे से गर्म चाय की ट्रे उठाई। अगरबत्ती का धुआं धूप की गर्म खुशबू में मिल रहा था। उसके हाथ अभी भी हल्के कांप रहे थे, लेकिन उसके कदम अब ज्यादा स्थिर थे जब वह धुएं से भरी वेदी की ओर बढ़ी। इन ट्रे पर सम्मान से भरी चाय की प्यालियां थीं, जिन पर सफेद गुलदाउदी के फूल सजे थे, जो पवित्रता और गहरी कृतज्ञता का प्रतीक थे। मीरा की नजरें सिर्फ श्री शर्मा की तस्वीर पर टिकी थीं। वह सज्जन, शांत ससुर जो अब जा चुके थे। वह इस पल को उन्हें विदा करने, वह सब कुछ कहने के लिए बिताना चाहती थी जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। उसका सम्मानजनक झुकाव, उसके आंसू की हर बूंद, सब कुछ सच्ची श्रद्धांजलि थी। उसने धीरे धीरे चाय की ट्रे वेदी पर रखी। उसकी हरकतें धीमी और गंभीर थीं। उस पल ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। बस वह और उसके दिवंगत ससुर एक पवित्र और शांत स्थान पर थे।
लेकिन यह शांति बस एक पल के लिए ही थी। जैसे ही मीरा ने अपनी क्रिया पूरी की, एक काली परछाई बिजली की तेजी से पीछे से झपटी श्रीमती शर्मा, जिनका चेहरा बेकाबू गुस्से से विकृत हो गया था। उनकी आंखें आग उगल रही थीं, जैसे सब कुछ जला देना चाहती हों। उन्होंने मीरा के काले शोक के लिबास का पल्लू पकड़ लिया। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, बस उस पतले कपड़े को कसकर पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से उसे खींच लिया। कपड़े के फटने की कर्कश आवाज गूंज उठी, जैसे उसने अंतिम संस्कार के शांत माहौल को चीर दिया हो, जैसे उसने मीरा के दिल और सम्मान को भी फाड़ दिया हो। अचानक हुए इस झटके से मीरा अपना संतुलन खो बैठी। वेदी पर रखी चाय की ट्रे हिली और फिर गिर गई। चीनी मिट्टी की प्यालियों के टूटने की आवाज, गर्म चाय के फर्श पर गिरने की आवाज, सब कुछ कुचले हुए सफेद गुलदाउदी के फूलों के साथ मिल गया, जलती हुई। अगरबत्तियां नीचे गिर गईं। धुआं काले बादलों की तरह उमड़ने लगा। ये अब पवित्र धुआं नहीं था, बल्कि अराजकता और त्रासदी का एक धुंधला पर्दा था। पूरा शामियाना, जो अब तक शांत था, अचानक घबराहट में टूट गया। सैकड़ों आंखें मीरा और श्रीमती शर्मा पर टिक गईं। कुछ बड़े बुजुर्ग लोग हैरानी के एक पल के बाद उठ खड़े हुए। उनके चेहरे आश्चर्य और गुस्से से पीले पड़ गए थे। हे भगवान, शर्मा जी की पत्नी यह क्या कर रही हैं? कितनी निर्दयी हैं। मरने वाले का तो सम्मान करो, यह शर्मनाक हरकत क्यों कर रही हो? कुछ बुजुर्ग गुस्से से चिल्लाए। उनकी आवाज कांप रही थी। अंतिम संस्कार में यह सब, भगवान भला करे। आहें, कानाफूसी, डांट और डरे हुए बच्चों की चीखें, इन सब ने पवित्र समारोह को एक अभूतपूर्व अराजक दृश्य में बदल दिया था। अराजकता सूखी घास में आग की तरह तेजी से फैल गई, जिसे कोई नहीं बुझा सकता था। मीरा तूफान के बीच में मूर्ति की तरह खड़ी थी। उसे ठंड महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि उसकी पोशाक एक लंबी लकीर में फट गई थी, जिससे उसकी जांघ का हिस्सा दिख रहा था। उसे चाय की गर्म बूंदों से जलन भी महसूस नहीं हो रही थी, जो उसके हाथ पैरों पर गिरी थी। सभी शारीरिक संवेदनाएं एक गहरे मानसिक दर्द, एक अकथनीय अपमान के आगे फीकी पड़ गई थीं। वह अभी भी सदमे में थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह टूटी हुई चाय की ट्रे, भूरे रंग की चाय से सने सफेद फूलों और जमीन पर बिखरी अधजली अगरबत्तियों को देख रही थी। उसे घुटते हुए धुएं के बीच, जो उसे निगल जाना चाहता था, लगा कि वह पूरी तरह से नग्न है, पूरे गांव की आलोचना के सामने उजागर हो गई है। अब तक के सारे अपमान, सारी शर्मिंदगी, सारा बोझ जैसे इस एक क्रूर हरकत में सिमट गया था, जिसने उसे पत्थर बना दिया था। अचानक एक हाथ ने कसकर उसके कंधे को पकड़ लिया। रोहन, उसका पति, जो अब तक एक कोने में हैरान खड़ा सब कुछ देख रहा था, आखिरकार और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह दौड़कर आया। उसका चेहरा सदमे और गुस्से से पीला पड़ गया था। उसकी आंखें लाल थीं। वह अपनी पत्नी को, फटी हुई पोशाक को, टूटी हुई ट्रे को देख रहा था। वह एक शब्द भी नहीं कह सका, बस मीरा को कसकर गले लगा लिया, जैसे उसे सभी जांचती नजरों से अपनी मां की क्रूरता से बचाना चाहता हो। उसकी आवाज गले में घुट गई। वह बस एक दर्द भरा, पीड़ा और लाचारी से भरा मीरा कह सका। यह पुकार सिर्फ दया नहीं थी, बल्कि एक अपमान की यहाँ थी। अपनी मां को अपने पिता के अंतिम संस्कार के बीच अपनी पत्नी का अपमान करते देखने की लाचारी थी। मीरा अभी भी वहीं खड़ी थी। उसके आंसू नहीं बह रहे थे, क्योंकि वह दर्द और अपमान में जम गई थी। फटी हुई काली पोशाक, अपने ससुर की वेदी के सामने अस्त व्यस्त दृश्य के बीच खड़ी बहू की छवि, मंत्रोच्चार की आवाज अब भीड़ के शोर में दब गई थी।
इन सब ने उसकी आत्मा में एक गहरा घाव बना दिया था। उसने किसी की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की, न ही वेदी की ओर देखने की। उसके आसपास सब कुछ निराशा के एक बवंडर में घूम रहा था, और वह उसका केंद्र थी, उसकी शिकार थी, सबसे पवित्र स्थान पर, उस पल में जिसे एक शांतिपूर्ण विदाई होनी चाहिए थी। अपने सम्मान को कुचले जाने का एहसास उसके मन में एक कभी न भरने वाले घाव की तरह अंकित हो गया। रोहन की मजबूत पकड़ में भी मीरा हिल नहीं पा रही थी। उसका पूरा शरीर जैसे जम गया था। बस अपमान की भावना उसे एक गहरे काले गड्ढे में खींच रही थी। मंत्रोच्चार की ध्वनि अभी भी गूंज रही थी, लेकिन अब ये उसके अंदर के भावनात्मक उथल पुथल के बीच एक दूर की अकेली आवाज की तरह लग रही थी। वह चाहती थी कि वह गायब हो जाए, धुएं की तरह उड़ जाए, ताकि उसे सैकड़ों आंखों का सामना न करना पड़े जो जहरीले तीरों की तरह उसे भेद रही थीं। रोहन उसे एक कमजोर ढाल की तरह पकड़े हुए था। उसे और आलोचना से भरी दुनिया के बीच वह कांपती आवाज में सांत्वना के शब्द फुसफुसा रहा था, लेकिन वे उसके दिल में बैठे दर्द तक नहीं पहुंच पा रहे थे। उसकी त्वचा पर फटी हुई पोशाक की ठंडक एक मूक गवाही थी उसकी लाचारी और उसके कुचले हुए अस्तित्व की। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी, जैसे कोई नींद में चल रहा हो। उसके कदम भारी थे। वह इस त्रासदी के केंद्र से दूर जाने की कोशिश कर रही थी। वह इस नाटक का केंद्र नहीं बनना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि कानाफूसी, दया या तिरस्कार भरी नजरें उसका पीछा करें। वह बस एक कोना खोजना चाहती थी, जहां वह अकेले में अपना दर्द सह सके, जहां उसके आंसू कोई देख न सके। रोहन अभी भी उसे पकड़े हुए था, उसके साथ पीछे हट रहा था। उसकी आंखों में अपनी मां के प्रति लाचारी और गुस्सा था। श्रीमती शर्मा अपनी अचानक की गई हरकत के बाद अभी भी वहीं खड़ी थीं। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। उनकी आंखों में नफरत और जीत की चमक थी, जैसे एक बाज ने अपना आखिरी हमला कर दिया हो। लेकिन ठीक उसी समय जब मीरा को लगा कि वह चुपचाप पीछे हट सकती है, एक कठोर आवाज गूंजी, जिसने भारी माहौल को चीर दिया। रुक जाओ शर्मा जी की पत्नी, यह क्या तमाशा बना रखा है। सभी की नजरें फिर से आवाज के स्रोत की ओर मुड़ गईं। यह श्रीमती गुप्ता थीं, श्री शर्मा की सगी बहन, रोहन की बुआ, एक अधेड़ उम्र की महिला जो अभी भी बहुत तेज तर्रार थीं, जिनकी आंखें सुपारी की तरह तेज थीं। श्रीमती गुप्ता, जो अब तक तटस्थ रही थीं या श्रीमती शर्मा से थोड़ा दबती थीं, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह मेहमानों की कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वह बिना किसी झिझक के सीधे आगे बढ़ी। श्रीमती शर्मा का सामना करते हुए, बहू ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि तुम उसे इस तरह कुचल रही हो। शर्मा जी अभी गए ही हैं और तुमने इस परिवार को तोड़ना शुरू कर दिया। श्रीमती गुप्ता की आवाज ऊंची थी, जिसने मातम के संगीत को भी दबा दिया। उनका हर शब्द श्रीमती शर्मा के चेहरे पर और उस घने माहौल पर कोड़े की तरह पड़ रहा था। श्रीमती शर्मा एक पल के लिए चौंक गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई खुलेआम उनका विरोध करने की हिम्मत करेगा, लेकिन उनका जिद्दी और गर्म स्वभाव जल्दी ही वापस आ गया। उन्होंने घमंड से मुंह ऊपर उठाया। उनकी आंखों में आग थी। गुप्ता जी, आप क्या कह रही हैं? मैं सास हूं। मैं अपनी बहू को सिखा रही हूं। ये हमारे घर का मामला है। आपका इससे क्या लेना देना कि आप बीच में बोल रही हैं? जब तुम उसे वेदी के सामने, पूरे गांव के सामने अपमानित कर रही हो, तो क्या ये अब भी घर का मामला है? श्रीमती गुप्ता पीछे नहीं हटी। शर्मा जी पूरी जिंदगी सज्जन और नेक रहे। उनकी पत्नी इतनी दुष्ट कैसे हो सकती है? अब वह लेटे हुए हैं। यह दृश्य देखकर उनकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। श्रीमती गुप्ता के शब्द ठंडे पानी की तरह श्रीमती शर्मा के चेहरे पर पड़े।
और साथ ही उस तनाव में एक चिंगारी का काम किया जो लंबे समय से सुलग रहा था। श्रीमती शर्मा का चेहरा पीला पड़ गया, जैसे उनके किसी निजी दर्द या अफवाहों के डर को छू लिया गया हो। श्रीमती शर्मा ने सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि रोहन के पीछे कांपती खड़ी मीरा को तिरछी नजर से देखा, जैसे कि सारे गुनाह उसी के हों। यही है, यह बहू ही ऐसी है जिसका रहन सहन ठीक नहीं है। ससुराल आकर कोई योगदान नहीं दिया, अब बाहर वालों को परिवार तोड़ने के लिए बुला रही है। रोहन ने अपनी पत्नी को कसकर पकड़ रखा था, दांत पीस रहा था, बोलना चाहता था, लेकिन आवाज गले में फंस गई। उसने अपनी माँ, अपनी बुआ, अपनी पत्नी को देखा और खुद को दो शक्तिशाली धाराओं के बीच फांसा हुआ बेहद लाचार महसूस किया। मीरा ने ये शब्द सुने और उसका दिल और कस गया, दर्द और गहरा हो गया। श्रीमती गुप्ता और श्रीमती शर्मा के बीच बहस शोक सभा के सामने ही होने लगी। मंत्रोच्चार और अगरबत्ती के धुएं के बीच दो महिलाएं आमने सामने खड़ी थीं, तीखी बहस कर रही थीं। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। श्रीमती गुप्ता ने श्रीमती शर्मा पर मीरा के साथ शादी के पहले दिन से ही बुरा व्यवहार करने का आरोप लगाया। कड़वे शब्द और लगातार ताने। वहीं श्रीमती शर्मा ने जोर जोर से मीरा पर एक नालायक, स्वार्थी बहू होने का आरोप लगाया, जो सिर्फ अपनी परवाह करती है और ससुराल की कोई चिंता नहीं करती। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी इशारा किया कि मीरा ने रोहन को धोखा देने के लिए झूठा नाटक किया है। पूरा शामियाना चुपचाप देख रहा था, जैसे असल जिंदगी में कोई दुखद हास्य नाटक देख रहे हों। कुछ लोग कानाफूसी कर रहे थे, कुछ ने गहरी सांस ली। धीरे धीरे श्री शर्मा के वे रिश्तेदार जो मीरा को लंबे समय से सहते हुए देख रहे थे, श्रीमती गुप्ता का पक्ष लेने लगे। वे फुसफुसाने लगे और फिर जोर से बोलने लगे। मीरा का बचाव करते हुए कहा कि वह एक भली और मेहनती लड़की है, लेकिन श्रीमती शर्मा के मायके के रिश्तेदार, जो उनकी घमंडी जीवन शैली और बहू के बारे में उनकी शिकायतों के आदी थे, उनका साथ देने लगे। मीरा की आलोचना करते हुए श्रीमती शर्मा का बचाव करने लगे। शोक सभा का माहौल अब एक तनी हुई डोरी की तरह था। हर शब्द एक जहरीले तीर की तरह छोड़ा जा रहा था, जो न केवल मीरा या श्रीमती शर्मा पर, बल्कि परिवारों के बीच लंबे समय से चले आ रहे झूठे सौहार्द के पर्दे को भी फाड़ रहा था। दो गुट स्पष्ट रूप से बौंट गए थे। कुछ बचाव कर रहे थे, कुछ आलोचना कर रहे थे। कानाफूसी धीरे धीरे खुली बहस में बदल गई, फिर तीखी नोकझोंक होने लगी। कुछ बड़े बुजुर्गों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वे इस चरम पर पहुंची बहस के बीच में नहीं आ सके। मंत्रोच्चार की ध्वनि अब कठोर शब्दों, आरोपों और सफाई के बीच एक कमजोर पृष्ठभूमि की आवाज बनकर रह गई थी। अंतिम संस्कार, जिसे दिवंगत को विदा करने के लिए एक पवित्र स्थान होना चाहिए था, एक आरोप प्रत्यारोप के मंच में बदल गया था, जहां पारिवारिक संघर्षों को सबसे नग्न और दर्दनाक तरीके से उजागर किया गया था। रोहन ने मीरा का हाथ कसकर पकड़ लिया। अपनी पत्नी के शरीर में कोंप-कोंपी महसूस कर रहा था। उसने श्रीमती शर्मा को देखा, उसकी आंखें लाल थीं। माँ, बस करो, वह कराह उठा, लेकिन उसकी कमजोर आवाज शोर में दब गई। उसे बेहद शर्म आ रही थी, न केवल अपने लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए, अपने पिता के लिए जो वहां लेटे हुए थे। इस बेकाबू स्थिति को देखते हुए सरपंच रामलाल, जो दान लिखने वाली मेज पर खड़े थे, आखिरकार उठ खड़े हुए। उनका चेहरा गुस्से और निराशा से लाल था। उन्होंने कलम को मेज पर जोर से मारा, जिससे एक तीखी आवाज हुई, बस करो, सब लोग तुरंत रुक जाओ। यह श्री शर्मा का अंतिम संस्कार है। तुम लोगों के लड़ने,
झगड़ने की जगह नहीं। सरपंच की आवाज गूंज उठी, सख्त थी। मरने वाले का सम्मान करो, कृपया मर्यादा बनाए रखो, दिवंगत और परिवार की इज्जत रखो। सरपंच के शब्दों का अस्थायी असर हुआ। बहस थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। श्रीमती गुप्ता अभी भी हाँफ रही थीं। उनकी तेज नजरें श्रीमती शर्मा से नहीं हटी। श्रीमती शर्मा अभी भी अकड़ में थीं, लेकिन उनकी नजरें थोड़ी बच रही थीं। शायद सरपंच का सम्मान करते हुए भीड़ भी चुप हो गई, लेकिन माहौल में अभी भी दुश्मनी और तनाव भरा हुआ था। उस पल मीरा को एक अकथनीय थकान महसूस हुई। सरपंच के हस्तक्षेप ने शायद भड़कती आग को बुझा दिया था, लेकिन यह राख को नहीं हटा सकता था। यह उन टुकड़ों को नहीं जोड़ सकता था जो लोगों के दिलों में टूट चुके थे, शब्द कहे जा चुके थे, आलोचनात्मक नजरें मिल चुकी थीं, घाव गहरे हो चुके थे। आग बुझ गई लगती थी, लेकिन वास्तव में यह बस राख के नीचे छिपकर सुलग रही थी। सब कुछ बिखर चुका था। श्री शर्मा का अंतिम संस्कार वास्तव में एक त्रासदी, एक ऐसा दुखद नाटक बन गया था जिसे बचाया नहीं जा सकता था। और मीरा न चाहते हुए भी उस नाटक का केंद्र थी। उसने वेदी की ओर देखा, जहां उसके ससुर की तस्वीर अभी भी सज्जनता से मुस्कुरा रही थी, जैसे माफी मांग रही हो। लेकिन किससे माफी? उनसे, रोहन से, या खुद उससे? क्योंकि वह अपनी और अपने ससुराल वालों की इज्जत नहीं बचा पाई। आखिरी आंसू भी उसके गालों पर लुढ़क गया, खारा और कड़वा। सरपंच की बिजली जैसी डांट के बाद शोक सभा का माहौल भारी और दमघुंटू हो गया। पंडितों का मंत्रोच्चार फिर से गूंजने लगा, जैसे हाल ही में हुए घावों को भरने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसने केवल उस शत्रुतापूर्ण चुप्पी को और स्पष्ट कर दिया जो छा गई थी। मीरा वहीं खड़ी रही। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। उसे अपना शरीर एक क्रिस्टल के बर्तन की तरह महसूस हो रहा था, जो एक भीषण भूकंप से गुजरा हो। टूटा तो नहीं था, लेकिन हर जगह दरारें पड़ गई थीं। उसने अपने ससुर की तस्वीर की ओर देखा। उनकी सौम्य मुस्कान अब एक मौन फटकार की तरह लग रही थी। ठीक उसी समय शोक व्यक्त करने वाले मेहमानों का एक नया समूह अंदर आया। वे गांव के लोगों से बिल्कुल अलग थे। पहनावे से लेकर हाव भाव तक लगभग 5-6 लोगों का एक समूह साफ सुथरी सफेद कमीज या गहरे रंग के वेस्ट पहने हुए आत्मविश्वास से चल रहा था, जो मिट्टी से सने हाथों वाले किसानों या पड़ोसी गांवों के मेहमानों से बिल्कुल अलग था। उनके चेहरे पर गंभीरता और सफलता की झलक थी। उनमें जिज्ञासा या कानाफूसी का कोई निशान नहीं था, जिसकी मीरा को अब तक आदत हो चुकी थी। जब वे वेदी के पास पहुंचे तो शामियाने का माहौल थोड़ा शांत हो गया। एक अधिक गंभीर चुप्पी छा गई। एक अधेड़ उम्र का आदमी, लंबा चौड़ा, करीने से कटे बालों वाला, एक बड़ा फूलों का हार लेकर आया। उसने हार नीचे रखा, ताबूत के सामने गहराई से झुका और फिर अगरबत्ती जलाने के लिए आगे बढ़ा। मीरा थोड़ा पीछे हट गई। मेहमानों का अभिवादन करने के लिए सिर झुकाया। उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। यह श्री वर्मा थे। मुंबई में उसकी कंपनी के एक पुराने साझेदार। श्री वर्मा ने दुख भरे चेहरे के साथ हाथ जोड़े और फिर मीरा की ओर मुड़े। नमस्ते डायरेक्टर मैडम, श्री वर्मा ने कहा। उनकी आवाज़ गहरी, लेकिन शोक सभा के शांत माहौल में गूंजने के लिए काफ़ी थी। उन्होंने एक औपचारिक मुस्कान दी, जिसमें थोड़ी सहानुभूति भी थी। इतनी व्यस्तता के बावजूद आप आ सकीं। आपके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है और उम्मीद है कि आप अपना ख्याल रखेंगी। बस एक वाक्य, बस एक शब्द, डायरेक्टर, और पूरा शामियाना जैसे जम गया। सभी आंखें जो अब तक अजनबी मेहमानों को देख रही थीं, एक साथ मीरा की ओर घूम गई। श्रीमती शर्मा,
जो कुछ देर पहले की बहस के बाद झूठा रोने का नाटक कर रही थी, अचानक सिर उठाकर बैठ गई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे उन्हें अपने कानों पर विश्वास न हो रहा हो। उनके चेहरे पर पहले तो गहरा आश्चर्य था, जो जल्दी ही संदेह और थोड़ी घबराहट में बदल गया। मायके की औरतें, जो अभी अभी मीरा के खिलाफ बोल रही थीं, उसे घूरने लगीं। उनकी आंखों में अविश्वास था। और रोहन, जो ताबूत के पास सिर झुकाए खड़ा था, अब धीरे से सिर उठाकर अपनी पत्नी और फिर अजनबी मेहमानों को उलझन भरी नजरों से देखने लगा। उसने कभी मीरा से इस डायरेक्टर पद के बारे में नहीं सुना था। मीरा को लगा जैसे हजारों सुइयां उसकी त्वचा में चुभ रही हों। उसकी सभी इंद्रियां असामान्य रूप से तेज हो गई थीं। वह हर नज़र, हर सांस, जिज्ञासा और आलोचना की हर लहर को महसूस कर सकती थी जो उसकी ओर बढ़ रही थी। उसने धीरे से श्री वर्मा को सिर हिलाकर जवाब दिया। इनकार करने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी, ये समझाने के लिए कि ये सिर्फ एक गलतफहमी या एक छोटा महत्वहीन पद है। वह एक शोक में डूबी एक साधारण मेहनती बहू का मुखौटा बनाए रखना चाहती थी, ताकि मामले को और आगे न बढ़ाया जाए। लेकिन फिर श्री वर्मा की आंखों में देखकर, उनके शोक संदेश में ईमानदारी देखकर, सारे शब्द उसके गले में अटक गए। बहुत देर हो चुकी थी। खबर एक चिंगारी की तरह थी जो सूखी घास में लगी और जंगल की आग की तरह फैल गई। पहले तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह धीमी कानाफूसी शुरू हुई। डायरेक्टर, मीरा डायरेक्टर है। किस कंपनी की? इतनी अमीर कैसे हो गई? इतने सालों से वह बाहर काम कर रही थी। सोचा था कि बड़े बाजार में फेरी लगाती होगी। कौन जानता था कि वह डायरेक्टर है। आवाज़ें धीरे धीरे तेज होने लगीं। मंत्रोच्चार की आवाज़ को भी दबा दिया। शामियाने के कोने से, जहां कुछ करीबी रिश्तेदार बैठे थे, एक झिझकती हुई आवाज़ आई। तभी तो उसने काले कपड़े पहने थे, लेकिन कपड़े का स्तर बिल्कुल अलग था, हमारे बाजार जैसा नहीं। फिर एक और ईर्ष्या भरी आवाज़ आई। तभी तो बाहर काम करती थी और वापस नहीं आती थी। ज़रूर पैसे कमाने में व्यस्त होगी। एक अपमानित, फटे कपड़ों वाली बहू से मीरा अचानक अफवाहों में एक करोड़पति बहू बन गई। सच्चाई की अभी पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन गांव के लोगों की कल्पना ने उसके बारे में एक पूरी तरह से नई तस्वीर बना ली थी। अब तक की उसकी हर हरकत, हर शब्द, हर नज़र को अचानक मिली अमीरी के चश्मे से देखा जा रहा था। उसने अपने ससुर को जो चाय चढ़ाई थी, उसका अब एक अलग मतलब था। श्रीमती शर्मा के अनुसार उसका तुच्छ दान अब लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा था कि क्या वह दिखावा नहीं करना चाहती थी या ये जानबूझकर किया गया था। श्रीमती शर्मा अभी भी वहां खड़ी थीं। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उनके घमंडी चेहरे पर जैसे किसी ने जोरदार तमाचा मार दिया हो। एक शर्मिंदगी, एक बौनापन और एक अविश्वसनीय संदेह। अगर उनकी बहू सच में डायरेक्टर थी, जैसी कि अफवाह थी, तो उन्होंने जो भी गालियां दी थीं, जो भी हरकतें की थीं, वे सब अब एक भद्दे मजाक की तरह लग रही थीं। लेकिन साथ ही एक उम्मीद की किरण, एक नई गणना उनके दिमाग में रेंगने लगी। मीरा ने सैकड़ों आंखों के सामने खुद को पूरी तरह से नग्न महसूस किया। अमीरी, डायरेक्टर का पद, जिसे वह हमेशा अपने पति के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए छिपाना चाहती थी, अब सबसे क्रूर तरीके से उजागर हो गया था। यह सम्मान नहीं लाया, बल्कि केवल जांच, ईर्ष्या और नए पूर्वाग्रह लेकर आया। वह शोक सभा के बीच में अकेली और अजीब खड़ी थी। भले ही उसके चारों ओर सैकड़ों लोग थे, आंसू सूख चुके थे, लेकिन उसका दिल जैसे निचोड़ा जा रहा था। वह चिल्लाना चाहती थी, समझाना चाहती थी, भाग जाना चाहती थी, लेकिन वह नहीं कर सकी।
वह श्री शर्मा की बहू थी। उसे वहीं खड़ा रहना था, सहना था। और ये गलती से उजागर हुई पहचान एक नए, ज्यादा भीषण, ज्यादा क्रूर तूफान की शुरुआत होने वाली थी। रात हो गई और दिन के शोर, शराबे और अराजकता के विपरीत एक भारी खामोशी छा गई। शोक सभा में उमड़ी सैकड़ों लोगों की भीड़ अब कम हो गई थी। केवल परिवार के सदस्य और कुछ करीबी लोग ही शव के पास जाग रहे थे। मंत्रोच्चार की ध्वनि ठंडी हवा में गूंज रही थी, लेकिन ये हर किसी के दिल में सुलग रही तनाव की आग को शांत नहीं कर पा रही थी। मीरा वेदी के पास घुटने टेके बैठी थी। अगरबत्ती का धुआं उसकी आंखों में लग रहा था, लेकिन उसने उन्हें मलने की हिम्मत नहीं की। उसकी आंखें सुबह से ही सूजी हुई थीं, न केवल अपने ससुर के लिए रोने से, बल्कि अपने लिए बहे अपमान और पीड़ा के आंसुओं से भी दोपहर में उजागर हुआ। डायरेक्टर का पद एक दोधारी तलवार की तरह था, जिसने एक तरफ तो सबको चौंका दिया था और दूसरी तरफ उसके कंधों पर एक अदृश्य बोझ डाल दिया था। अब से उसकी हर हरकत को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखा जाएगा। वह अब सास के अत्याचारों से पीड़ित एक गरीब बेचारी बहू नहीं थी, बल्कि एक अमीर महिला थी जो हर समस्या का समाधान कर सकती थी। जिम्मेदारियां अचानक पहले से कहीं ज्यादा भारी हो गई थीं। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां रात के तीसरे पहर की ओर बढ़ीं, माहौल और भी घना हो गया। गांव के कुछ अधिकारी चुपचाप अंदर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन आंखों में जांच पड़ताल। वे श्री शर्मा को अगरबत्ती जलाने आए और फिर एक चिंतित लेकिन उम्मीद भरी नजर से मीरा की ओर मुड़े। मीरा जी, आपको बहुत कष्ट हुआ, गांव की समिति के अध्यक्ष ने कहा। उनकी आवाज गहरी थी, लेकिन उसमें बहुत कुछ छिपा था। शोक की इस घड़ी में उन्होंने धीरे से खांसा, एक कोने में बैठी श्रीमती शर्मा को देखा और फिर मीरा को। हमारे गांव में खेत तक जाने वाली सड़क को पक्का करने की बात थी। पहले श्री शर्मा जी ने कहा था कि मीरा जी का परिवार इसका एक बड़ा हिस्सा दान करेगा। अब वे नहीं रहे, तो क्या आप इस काम को आगे बढ़ाएंगी? समिति अध्यक्ष के शब्द मीरा के घाव पर नमक की तरह थे। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसके ससुर की यह इच्छा थी, लेकिन उन्होंने यह बात तब कही थी जब वे उस पर अपनी बेटी की तरह भरोसा करते थे। यह नहीं कि उसे इस दुख की घड़ी में ये बोझ उठाना पड़े। इसके अलावा अध्यक्ष ने मीरा जी का परिवार पर जोर दिया, न कि श्री शर्मा का परिवार, जिसका मतलब था कि यह सिर्फ उसकी जिम्मेदारी थी। शामियाने में मौजूद सभी की नजरें, यहां तक कि शव के पास गुमसुम बैठे रोहन की नजरें भी उस पर टिक गईं, जिनमें सवाल, उम्मीद और हिसाब किताब भरा था। वह बेहद थकी हुई महसूस कर रही थी। गिर जाना चाहती थी, लेकिन नहीं कर सकती थी। वह इस परिवार की आखिरी उम्मीद थी। कम से कम सबकी नजरों में। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन उसने शांत रहने की कोशिश की। जी, मैं ध्यान रखूंगी। पिताजी के अंतिम संस्कार के बाद मैं इस बारे में परिवार और गांव के अधिकारियों से बात करूंगी। उसके वाक्य पूरे होने से पहले ही एक तीखी आवाज शामियाने के पीछे से गूंजी, जिसने गंभीर और झूठे शिष्टाचार के माहौल को तोड़ दिया। किससे बात करोगी? इस घर पर पहले से ही कमेटी का कर्ज है। तुम सड़क बनाने के लिए पैसे देने का वादा कैसे कर सकती हो? वादा करने के लिए पैसे हैं कहाँ? पूरा शामियाना चौंक गया। सभी की नजरें मीरा से हटकर उस महिला पर चली गईं, जिसके बाल ऊंचे जूड़े में बौंधे थे, चेहरा आंसुओं से लथपथ था और जो गुस्से में आगे बढ़ रही थी वह श्रीमती सिंह थी। श्रीमती शर्मा की कमेटी की एक भरोसेमंद सदस्य, जो अपने तेज स्वभाव और बिना सोचे समझे बोलने के लिए जानी जाती थी। श्रीमती सिंह ने बिना किसी झिझक के सीधे श्रीमती शर्मा की ओर उंगली उठाई। श्रीमती शर्मा,
आपने कई किश्तें नहीं दी। आपने कहा कि आपका कारोबार घाटे में है। अब आपकी बहू डायरेक्टर बन गई है, करोड़पति बन गई है। फिर भी आप मुझे अंतिम संस्कार के बीच में पैसे मांगने पर मजबूर कर रही हैं। क्या आप मेरे पैसे हड़पना चाहती हैं? मीरा ने श्रीमती शर्मा की ओर देखा। उसका दिल कस गया। वह जानती थी कि उसकी सास कमेटी खेलती हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मामला इतना बिगड़ चुका है। श्रीमती शर्मा, जो अब तक दुखी होने का नाटक कर रही थी, का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और फिर नीला हो गया। उन्हें अभी अभी गांव के अधिकारियों ने उनकी जिम्मेदारी के बारे में इशारा किया था और अब एक कमेटी सदस्य ने भीड़ के बीच उनका नाम ले लिया था। उनके पति के शव के सामने उनके कर्ज की बात उजागर कर दी थी। इस गहरे अपमान और शर्मिंदगी ने श्रीमती शर्मा को अपना आपा खोने पर मजबूर कर दिया। चुप हो जाओ, श्रीमती सिंह। श्रीमती शर्मा चीखीं। उनकी तीखी आवाज ने मंत्रोच्चार को भी दबा दिया। यह मेरे घर का मामला है। तुम्हें क्या मतलब? किसने कहा कि मैं तुम्हारे पैसे हड़प रही हूं? फिर एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में वह मीरा की ओर मुड़ी। अपना सारा गुस्सा, सारी शर्मिंदगी अपनी बहू पर निकाल दी। और तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैंने कहा था कि पैसे नहीं हैं तो झूठी शान दिखाने और ऊल जलूल वादे करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, सब कुछ सामने आ गया। देखो, तुमने इस पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। मीरा अपने ससुर की वेदी के सामने मूर्ति की तरह खड़ी थी। रिश्तेदारों के रोने की आवाज और बाकियों की कानाफूसी। उसने अपनी सास के गुस्से से लाल चेहरे को देखा, श्रीमती सिंह की नाराज आंखों को देखा और पड़ोसियों की जांचती हुई संतुष्ट नजरों को देखा। शव के पास जागने की रात, एक पवित्र रात जो दिवंगत को याद करने के लिए थी, एक दुखद मंच में बदल गई थी, जहां लालच और कठिनाइयों को सबसे नग्न तरीके से उजागर किया गया था। मीरा का सीना जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। उसकी सांसें रुक गईं। वह चिल्लाना चाहती थी, जोर जोर से रोना चाहती थी। अपनी सास से पूछना चाहती थी कि वह उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हैं। वह भी पिता को विदा करने के आखिरी पलों में। आंसू बहने लगे, जिससे वेदी और उसके ससुर की तस्वीर धुंधली हो गई। लेकिन वह जानती थी कि यह समझाने या सफाई देने का समय नहीं है। इस समय कोई भी शब्द व्यर्थ था। यह केवल अराजकता को बढ़ाएगा। मीरा ने एक गहरी सांस ली, अपनी सारी ताकत अपनी आवाज में लगा दी। उसकी आवाज भले ही बैठी हुई थी, लेकिन असामान्य रूप से दृढ़ थी, जैसे इस उथल पुथल के बीच एक आखिरी बयान हो। उसने श्रीमती सिंह की ओर इशारा किया और फिर सीधे श्रीमती शर्मा की आंखों में देखा। सिंह आंटी, आप शांत हो जाइए। और माँ, मैं आपसे विनती करती हूँ, पिताजी अभी अभी गुजरे हैं। कृपया और शोर न करें। कमेटी का कर्ज, सड़क के लिए दान, सब कुछ। मीरा एक पल के लिए रुकी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन दृढ़ थीं। मैं कल सब कुछ साफ कर दूंगी। मीरा के शब्द एक तनी हुई डोरी पर चाकू की तरह पड़े, जिससे सब चुप हो गए। श्रीमती सिंह भी चौंक गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि करोड़पति बहू इतनी शांत रह सकती है। श्रीमती शर्मा अपनी बहू के आंसुओं से भीगे लेकिन दृढ़ चेहरे को देखकर अवाक रह गईं और एक शब्द भी नहीं बोल सकीं। मीरा मुड़ी और वेदी के सामने घुटनों के बल बैठ गई। अपने ससुर की आत्मा के लिए आखिरी बची शांति को बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। अगरबत्ती का धुआं अभी भी उड़ रहा था, जिसमें उसकी मूक प्रार्थना थी, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आपको चिंता नहीं करने दूंगी। मैं वादा करती हूँ। जागने की लंबी कड़वी रात, मंत्रोच्चार की ध्वनि, बोझ से दबे लोगों की भारी चुप्पी और हिसाब किताब से भरी नजरों के बीच बीत गई।
मीरा जानती थी कि जिस कल की उसने बात की थी वह एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत होगी जिसमें कोई नरमी नहीं होगी। एक ऐसी लड़ाई जो शांति और सबसे बढ़कर खुद के और अपने प्यारे पति के सम्मान के लिए होगी। अंतिम यात्रा का दिन एक भारी माहौल ने गांव को घेर लिया, न केवल किसी को खोने के दर्द के कारण बल्कि एक अदृश्य तनाव के कारण भी। सब कुछ साफ करने का एक वादा सुबह की धुंधली हवा में लटका हुआ था। मातम के संगीत की उदास धुनें हर गली से गूंज रही थीं, लेकिन वे उन जांचती नज़रों और कानाफूसी को दबा नहीं पा रही थीं जो रात से ही शुरू हो गई थीं। जब श्री शर्मा के ताबूत को घर से बाहर निकाला गया तो पूरी शोक यात्रा जैसे जम गई। रोने बिलखने की आवाज़ के कारण नहीं, बल्कि एक अप्रत्याशित, क्रूर और सार्वजनिक घटना के कारण एक नौजवान ने, शायद गांव का कोई रिश्तेदार या सिर्फ एक जिज्ञासु व्यक्ति, अपने पुराने फ़ोन पर शेयर बटन दबाने में कोई संकोच नहीं किया। 1 मिनट से भी कम के उस वीडियो में वह पूरा दृश्य था जिसमें श्रीमती शर्मा मीरा पर झपट रही थीं। अपने ससुर की वेदी के सामने उसकी काली पोशाक फाड़ रही थीं। चाय की ट्रे गिर रही थी और चीनी मिट्टी की प्यालियों के टूटने की तीखी आवाज़ थी। वीडियो टूटा फूटा था, लेकिन अराजकता, गुस्से और अपमान को दिखाने के लिए काफ़ी स्पष्ट था, जैसे सूखी घास के ढेर में एक चिंगारी फेंक दी गई हो। वह वीडियो मोबाइल फ़ोन के जरिए जंगल की आग की तरह फैल गया। ताबूत के पास खड़े लोगों से लेकर पीछे चलने वालों तक, फिर उन पड़ोसियों तक जो सिर्फ गांव के कोने तक विदा करने आए थे, सभी ने जल्दी ही उस भयानक दृश्य को अपनी आंखों से देख लिया। कानाफूसी जो पहले हल्की हवा की तरह थी, अचानक बातों के तूफान में बदल गई। हे भगवान, कितना भयानक है! यह तो खानदान के लिए बहुत शर्म की बात है। सोचा था कि पढ़ा लिखा परिवार है, कौन जानता था कठोर शब्द बिना किसी छिपाव के आलोचना बाढ़ की तरह बहने लगी, जिसने अंतिम संस्कार की आखिरी बची गंभीरता को भी डुबो दिया। दुख से पहले ही भारी हो चुकी मातम की धुन अब उस भयानक शोरगुल में पूरी तरह से दब गई थी। दिवंगत के लिए प्रार्थनाओं के बजाय शोक मनाने वालों के कानों में केवल गपशप, शर्मा परिवार की स्थिति के बारे में ताने ही सुनाई दे रहे थे। रोहन, इकलौता बेटा, अपने पिता के ताबूत के बगल में चल रहा था। उसके दुबले कंधे शोक के लिबास और गहरे अपमान के बोझ तले झुके हुए थे। उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया था, हर उस नज़र से बचने की कोशिश कर रहा था जो उस पर टिकी थी। उसका सीना कस गया था, न केवल पिता को खोने के दर्द से, बल्कि इस लाचारी और शर्म से भी कि उसका परिवार पूरे गांव के सामने नग्न हो गया था। वह हर कानाफूसी, हर तिरस्कार भरी नज़र को अपनी त्वचा में सुइयों की तरह चुभता हुआ महसूस कर सकता था। सिर झुकाए हुए उसे अपने पैर शीशे की तरह भारी लगे। हर कदम एक यातना थी। यह अपमान उसके दिल पर एक चट्टान से भी ज्यादा भारी था, जिससे वह वहीं गिर जाना चाहता था, सबकी नज़रों से ओझल हो जाना चाहता था। उसके पिता, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खानदान की इज्जत बनाए रखने में लगा दी, अब वहां लेटे हुए थे, यह देखते हुए कि उनके बच्चे उनकी आखिरी विदाई को एक दुखद हास्य नाटक में बदल रहे हैं। रोहन दर्द में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सब का सामना कैसे करे। और मीरा, वह अभी भी चुपचाप पीछे चल रही थी, दोनों हाथों में फलों की एक ताज़ा ट्रे उठाए हुए थी। यह उसके ससुर के प्रति उसका सारा सम्मान और प्यार था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। नींद की कमी और आंसुओं से उसकी आंखें सूज गई थीं, लेकिन उसकी नज़र अभी भी अजीब तरह से दृढ़ थी। वह उन जांचती नज़रों, उस बहू के बारे में लगातार कानाफूसी को महसूस कर सकती थी, जिसकी पोशाक फाड़ दी गई थी। उस कर्ज में डूबे परिवार के बारे में जो डायरेक्टर होने का दिखावा कर रहा था। उसने आलोचना,
उन आहों को स्पष्ट रूप से सुना जो श्री शर्मा के लिए थीं, जो मर चुके थे लेकिन फिर भी अपने बच्चों के कारण बदनामी झेल रहे थे। उसका दिल जैसे हजारों चाकुओं से काटा जा रहा था, लेकिन उसने खुद को टूटने नहीं दिया। उसके ससुर की आत्मा को शांति में मोक्ष मिलना चाहिए, न कि अफवाहों और बदनामी के शोर में। वह जानती थी कि शर्मा परिवार का सम्मान, वह प्रतिष्ठा जिसे श्री शर्मा ने बनाने में इतनी मेहनत की थी, अब साबुन के बुलबुले की तरह बिखर गई थी। दिवंगत की आत्मा के लिए मर्यादा और शांति बनाए रखने के उसके सारे प्रयास व्यर्थ लग रहे थे। बस एक सुबह में शर्मा परिवार गांव के एक सम्मानित और सज्जन परिवार से मजाक और तिरस्कार का केंद्र बन गया था। अपमान की भावना ने पूरी शोक यात्रा को घेर लिया था, जिससे हर किसी के कदम दोगुने भारी हो गए थे। मीरा को नहीं पता था कि वह कब तक सहन कर पाएगी, लेकिन वह जानती थी कि यही वह समय था जब उसे सबसे मजबूत होना था, क्योंकि मैं कल सब कुछ साफ कर दूंगी का वादा सिर्फ उसकी सास और गांव वालों से नहीं था, बल्कि यह खुद उसकी अंतरात्मा से किया गया एक वादा था, और सबसे बढ़कर अपने आदरणीय ससुर की आत्मा को भेजी गई एक गहरी प्रार्थना थी। वह जानती थी कि आगे का रास्ता कांटों और आंसुओं से भरा होगा। शोक यात्रा भारी कदमों से आगे बढ़ी। मातम के संगीत की सिसकियां मंत्रोच्चार के साथ मिल रही थीं। उन कानाफूसी और आलोचना को दूर करने की कोशिश कर रही थीं जो ताबूत से चिपक गई थीं। श्री शर्मा की आत्मा भी जैसे घने धुएं में करा रही थी। रोहन सूजी हुई आंखों और भूरे चेहरे के साथ सिर झुकाए हुए था। ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसे अब ताबूत का वजन महसूस नहीं हो रहा था। केवल अपमान उसकी आत्मा को कुचल रहा था। मीरा अभी भी अपने हाथों में फूलों की ट्रे लिए दृढ़ थी, आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। अपने पति, अपने परिवार के हर कदम को देख रही थी। वह जानती थी कि यह अपने ससुर को विदा करने का आखिरी और सबसे पवित्र क्षण था। लेकिन जैसे ही ताबूत धीरे धीरे गली तक पहुंचा, घर का आंगन छोड़ने की तैयारी में अचानक लोगों की एक कतार सामने आ गई, जिसने रास्ता रोक लिया। वे शोक मनाने वाले नहीं थे, न ही मेहमान। वे गुस्से से भरे चेहरों और नाराज आंखों वाले अजनबियों का एक समूह थे। उनके हाथों में कागज के टुकड़े, फटी पुरानी सौ थीं। कमेटी का कर्ज चुकाओ, जब तक भुगतान नहीं हो जाता ताबूत ले जाने की हिम्मत मत करना। एक आदमी की रूखी आवाज ने समारोह की पहले से ही नाजुक शांति को भंग कर दिया। चीख पुकार अचानक सुनामी की तरह भड़क उठी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये कमेटी वाले कितने निर्दयी हैं। अंतिम संस्कार को भी नहीं छोड़ रहे। मातम की ढोल की आवाज अचानक बेसुरी हो गई। पैसे और कर्ज की मांग करने वाली चीखों में डूब गई। उस समूह में 10-12 लोग थे जो शामियाने के दरवाजे पर खड़े थे। कुछ ने तो कोने में रखी मेजों और कुर्सियों को पकड़ने के लिए हाथ भी बढ़ाए। वे चिल्ला रहे थे, ताबूत की ओर, शर्मा परिवार की ओर। श्रीमती शर्मा रोहन और मीरा की ओर इशारा कर रहे थे। कर्ज चुकाओ, कई सालों से नहीं चुकाया, सब कुछ जब्त कर लो। एक बिखरे बालों वाली, लाल आंखों वाली महिला ने दर्द से चीखा। दोनों हाथों से एक पुरानी तिरपाल को खींच रही थी। पूरी शोक यात्रा हैरान मूर्ति की तरह खड़ी थी। वह क्रूर और शर्मनाक दृश्य किसी की भी कल्पना से परे था। श्री शर्मा की आखिरी विदाई, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और सम्मान से जी, अब कर्ज वसूली के एक मंच, एक चरम अराजक नाटक में बदल गई थी। जो लोग ताबूत उठा रहे थे, वे अचानक रुक गए। उनके कंधे न केवल ताबूत के वजन से, बल्कि अपमान के बोझ से भी भारी थे। रोहन, उसकी आंखें लाल हो गईं। उसका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया।
उसने अपने सीने से उठ रहे गुस्से के एक दहाड़ को रोकने की कोशिश की। वह उन लोगों पर हमला करना चाहता था, उन चेहरों को तोड़ देना चाहता था जो यह मुसीबत फैला रहे थे। लेकिन उसके विवेक ने उसे बताया कि वह कुछ नहीं कर सकता। वह सिर्फ एक लाचार, एक नालायक बेटा था जो अपने पिता की आखिरी घड़ी में भी उनकी रक्षा नहीं कर सका। मीरा एक कदम पीछे हटी। उसके हाथों में फूलों की ट्रे कांप रही थी। उसने शोक मनाने वालों की भयभीत आंखों को देखा, पड़ोसियों के डरे हुए चेहरों को देखा। आज सुबह का अपमान अपने चरम पर पहुंच गया था। उसने स्पष्ट रूप से कानाफूसी, आहें और गवाहों की गालियां सुनी। शर्मा खानदान की कितनी बदनामी हो रही है। हे शर्मा जी, आप गुजर गए और आपको ये सब देखना पड़ रहा है। वे शब्द चाकू की तरह उसके दिल, उसकी आत्मा को चीर रहे थे। वह जानती थी कि शर्मा परिवार की इज्जत बेरहमी से कुचल दी गई है। अंतिम संस्कार को शांत रखने, उसके ससुर की आत्मा को शांति देने के सारे प्रयास धुएं में मिल गए थे। इस चरम अराजकता के बीच सरपंच, जो हमेशा शांत रहते थे, अचानक आगे बढ़े। उनका चेहरा डरावनी गंभीरता से भरा था। बस बस, सब लोग रुक जाओ। उनकी आवाज गूंज उठी। कमेटी वालों की चीखों को भी दबा दिया। अंतिम संस्कार एक पवित्र स्थान है। मरने वाले का सम्मान करो, कृपया थोड़ी मर्यादा बनाए रखें। सरपंच कमेटी समूह और शोक यात्रा के बीच खड़े हो गए, अपनी आधिकारिक आवाज से एक अदृश्य बाधा बनाने की कोशिश कर रहे थे। कर्ज की बात, मैं वादा करता हूं कि श्री शर्मा को दफनाने के बाद मैं एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करूंगा और हर मामले को अच्छी तरह से सुलझाऊंगा। शर्मा परिवार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागेगा। सरपंच का वादा एक अस्थायी दर्द निवारक की तरह था। कमेटी समूह हालांकि अभी भी आक्रामक था। गांव के मुखिया की प्रतिष्ठा के सामने वे झिझकते हुए पीछे हट गए। उनकी आंखों में अभी भी गुस्सा था। चीख पुकार धीरे धीरे कम हो गई। उसकी जगह नाराज कानाफूसी और संदेह भरी नजरों ने ले ली। शोक यात्रा फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन माहौल कई गुना ज्यादा भारी हो गया था। श्रीमती शर्मा दूर से यह सब देख रही थीं। अचानक उनके हाथ पैर ढीले पड़ गए। उनका पूरा शरीर एक पत्ते की तरह कांप रहा था। उनकी सारी रोजमर्रा की ताकत और तीखापन गायब हो गया था। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था। उनके होंठ कांप रहे थे। एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वह जमीन पर गिर पड़ी, दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उनका रोना इतना दर्दनाक और दुखी था, जो आम अंतिम संस्कार के रोने से बिल्कुल अलग था। यह एक पति को खोने वाली मां का रोना था। कर्ज के बोझ तले दबी पत्नी का रोना था। और सबसे बढ़कर यह एक ऐसी महिला का रोना था जिसे एहसास हो गया था कि सब कुछ बहुत देर हो चुकी है। शर्मा खानदान की इज्जत, वह प्रतिष्ठा जिसे उन्होंने और श्री शर्मा ने बनाने में इतनी मेहनत की थी, अब पूरी तरह से उजागर हो गई थी। छिपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। यह अपमान, यहां तक कि वह भी जो हमेशा गर्व और आत्मविश्वास से भरी रहती थी, सहन नहीं कर सकी। रोहन ने अपनी मां को गिरते देखा। उसका दिल जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। वह अपनी मां को संभालने के लिए दौड़ना चाहता था, लेकिन वह ताबूत को भी नहीं छोड़ सकता था। उसके आंसू बहने लगे, पसीने और दबे हुए गुस्से के साथ मिल गए। मीरा अपनी सास को देख रही थी। पहली बार उसने श्रीमती शर्मा को इतना कमजोर, इतना निराश देखा था। अब कोई कड़वे शब्द नहीं थे, कोई तीखी नजरें नहीं थीं। बस एक टूटी हुई महिला थी जो पूरे गांव के अपमान के बीच थी। भले ही उसके दिल में अभी भी अपनी सास के शब्दों और हरकतों से गहरे घाव थे, लेकिन इस पल मीरा को केवल एक अथाह दर्द महसूस हुआ। वह जानती थी
कि यह सिर्फ शर्मा परिवार का दर्द नहीं था, बल्कि यह खोने का, कुचले हुए मूल्यों का, एक ऐसे समुदाय का दर्द था जो अपनी ही त्रासदी देख रहा था। उसने खुद से कहा कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, उसे मजबूती से खड़ा रहना होगा, क्योंकि शायद केवल वही इन घावों को भर सकती थी, इन बोझों को उठा सकती थी। अंतिम संस्कार एक ऐसे उदास माहौल में बीता जो अगरबत्ती के धुएं से भी ज्यादा भारी था। श्री शर्मा की मृत्यु को एक पवित्र और गंभीर घटना होनी चाहिए थी, लेकिन यह सांसारिक त्रासदियों, कड़वे शब्दों और शर्मनाक खुलासों का एक मंच बन गई। मिट्टी डाली जा चुकी थी, राख ठंडी हो चुकी थी, लेकिन लोगों के दिलों में घाव अभी भी दर्द दे रहे थे। श्रीमती शर्मा अंतिम यात्रा से घर लौटने के बाद एक भूत की तरह हो गई थी। उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अब वह शिकायत नहीं करती थी, न ही गुस्सा करती थी, बस एक थकी, हारी महिला रह गई थी, जिनकी सूजी हुई आंखें और कठोर चेहरे पर एक ऐसा अपमान छप गया था जिसे धोया नहीं जा सकता था। वह वहीं बैठी रहती, अगरबत्ती के धुएं से भरी वेदी के पास, कभी कभी अपने कांपते हाथों से अपने पति की तस्वीर को छूती, जैसे दूसरी दुनिया से सांत्वना, एक सहारा खोज रही हों। सिसकियां शब्दों में नहीं बदल पाती थीं, बस गले में फौंसी कड़वी घुटन होती थी। रोहन, उनका बेटा, भी बेहतर स्थिति में नहीं था। वह चुपचाप अपनी मां के बगल में बैठता, एकमात्र बचे हुए सहारे की तरह, लेकिन वह खुद भी शर्म और लाचारी के गहरे गड्ढे में डूबा हुआ था। लेकिन त्रासदी यहीं नहीं रुकी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें दुख के धुंधलके को दूर भी नहीं कर पाई थीं, लोगों का एक समूह फिर से शर्मा परिवार के दरवाजे पर आ पहुंचा। इस बार वे शोक व्यक्त करने वाले या रिश्तेदार नहीं थे। यह कमेटी का समूह था, वही लोग जो कल अंतिम यात्रा के बीच में सामान जब्त करने की धमकी दे रहे थे, और अब वे पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ इरादे से लौटे थे। वे अकेले नहीं आए थे, उनके पीछे गांव के 2 पुलिस अधिकारी गंभीर चेहरे और जांचती नजरों के साथ खड़े थे। अधिकारियों की मौजूदगी ने पहले से ही भारी माहौल को एक तनी हुई डोरी की तरह और भी तनावपूर्ण बना दिया। कमेटी के सदस्यों का शोर एक बार फिर गांव की शांति को भंग कर गया। पड़ोसियों की जांचती नजरें हर तरफ से उस घर की ओर मुड़ गईं। लोग फुसफुसा रहे थे, अब तो पुलिस भी आ गई, लगता है बचने का कोई रास्ता नहीं है। श्रीमती शर्मा ने शोर सुना, उनका शरीर कांप गया। वह जानती थीं कि क्या हो रहा है। वह कांपते हुए मेज का सहारा लेकर उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उनके पैरों में जैसे कोई जान ही नहीं बची थी। रोहन ने जल्दी से अपनी मां को संभाला। उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। मां बेटे ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में निराशा और एक गहरा डर था, जो कुछ वे छिपाने की कोशिश कर रहे थे, जो उन्हें लगता था कि वे पार कर लेंगे। अब पूरे गांव और उससे भी ज्यादा कानून के सामने नग्न हो गया था। ठीक उसी समय एक शांत परछाई पीछे से बाहर निकली। वह मीरा थी। उसने अभी भी अंतिम संस्कार के काले कपड़े पहने हुए थे, लेकिन यह कल की फटी हुई पोशाक नहीं थी। अंतिम संस्कार के तनावपूर्ण दिनों के बाद उसका चेहरा थोड़ा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी चमक रही थीं, जिनमें एक अजीब शांति थी, एक ऐसी इच्छा शक्ति जिसे कोई हिला नहीं सकता था। वह धीरे धीरे स्थिर कदमों से चली, जैसे आसपास की सारी अराजकता उसे छू नहीं सकती। मीरा ने बचने की कोशिश नहीं की। वह सीधे कमेटी समूह के सामने गई, उन गुस्से और नफरत से भरे चेहरों का सामना किया। उसने 2 पुलिस अधिकारियों को देखा और विनम्रता से सिर हिलाकर अभिवादन किया। एक अप्रत्याशित खामोशी छा गई। चीख पुकार बंद हो गई। जिज्ञासु नजरें जैसे उस महिला से निकलने वाली शांति में खिंची चली गईं। नमस्ते चाचा, चाची,
भाइयों और बहनों, मीरा ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ ऊंची नहीं थी, लेकिन स्पष्ट और दृढ़ थी। परिवार के कमेटी के कर्ज के बारे में मुझे पता है। मैं यहीं पर इसका समाधान करना चाहती हूँ। यह कहकर मीरा ने और कुछ नहीं कहा। उसने अपने बैग से एक बैंक की पासबुक और एक पेन निकाला। इस दृढ़ कार्रवाई ने कमेटी समूह और पुलिस सहित सभी को हैरान कर दिया। उन्हें एक सफाई, एक विनती या कम से कम एक बहस की उम्मीद थी, लेकिन नहीं। मीरा ने बस कार्रवाई की। उसने बैंक की पासबुक एक पुलिस अधिकारी को दी। उसकी आंखें दृढ़ थीं। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप एक रिपोर्ट तैयार करें। मेरी सास ने जो कमेटी का कर्ज लिया है, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूं। मैं सभी उचित ब्याज सहित पूरी राशि चुकाऊंगी। पूरी भीड़ हैरान रह गई। पूरी राशि चुकाएगी, एक कमेटी सदस्य ने बुदबुदाया। जिम्मेदारी लेगी, दूसरे ने संदेह भरी आवाज में दोहराया। मीरा कमेटी के सदस्यों की ओर मुड़ी। उसकी नजरें हर चेहरे पर गईं। मैं जानती हूं कि आप सबने बहुत लंबा इंतजार किया है और बहुत नुकसान उठाया है। मुझे खेद है कि इस मामले ने आप सभी को चिंतित किया। मैं वादा करती हूं कि मैं ये पूरी राशि तय समय सीमा के अनुसार चुका दूंगी, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपनी नेकनियति दिखाने के लिए आज ही कुछ हिस्सा एडवांस दे दूंगी। एक बार फिर खामोशी छा गई। ये गुस्से की खामोशी नहीं थी, बल्कि आश्चर्य की खामोशी थी। लोग मीरा को एक अलग नज़र से देखने लगे। अब वह दूर काम करने वाली बहू नहीं थी जो अब शक्ल दिखा रही थी। नहीं, वह अपनी सास के पापों के कारण फटे कपड़ों वाली बहू थी। अब उन्होंने एक मजबूत चरित्र वाली महिला को देखा, जिसमें ईमानदारी और एक दुर्लभ साहस था। कानाफूसी शुरू हो गई। इस बार मजाक नहीं, बल्कि प्रशंसा से भरी फुसफुसाहट। क्या वह सच में सब कुछ चुकाने को तैयार है? शर्मा जी की बहू ऐसी होगी? सोचा नहीं था। जो करती है, उसकी जिम्मेदारी भी लेती है। सच में बहादुर है। श्रीमती शर्मा दरवाजे के पीछे से पूरा दृश्य देख रही थीं। मीरा का हर शब्द, हर हरकत उनके दिल में चाकू की तरह चुभ रही थी। वह चिल्लाना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उनका गला जैसे एक भारी गांठ से बंद हो गया था। वह अवाक रह गई थी। अपनी जिंदगी में पहली बार इस शोर शराबे वाली भीड़ के सामने और इस नाटकीय दृश्य के बीच श्रीमती शर्मा को दोष देने, गाली देने या यहाँ तक कि सफाई देने के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहा था। अपनी ही बनाई हुई उलझन से अपनी बहू द्वारा बचाए जाने का अपमान किसी भी उस अपमान से ज्यादा भयानक था जो उन्होंने कभी सहा था। श्रीमती शर्मा बस चुपचाप खड़ी रह सकती थीं। उनका चेहरा कागज की तरह सफेद था। उनका दिल टूट गया था, किसी को खोने के कारण नहीं, बल्कि उस कड़वी सच्चाई के कारण जो उनकी आंखों के सामने थी। खुद के बारे में सच्चाई और उस बहू के बारे में सच्चाई जिसके साथ उन्होंने इतना बुरा व्यवहार किया था। अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद गांव में अभी भी उस तूफानी शोक सभा की गूंज बाकी थी। कमेटी की बातें, मीरा का जिम्मेदारी लेना, ये सब अभी भी चौराहों पर और पुराने पेड़ों के नीचे चर्चा का गर्म विषय थे। लेकिन फिर गांव और जिले से एक घोषणा ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। स्थानीय क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण बंदरगाह परियोजना पर चर्चा के लिए सामुदायिक भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। एक ऐसी परियोजना जिसके बारे में अब तक केवल अफवाहें थीं, अब पहली बार आधिकारिक तौर पर प्रस्तुत की जा रही थी। उस सुबह सामुदायिक भवन लोगों से खचाखच भरा था। गांव के अधिकारियों से लेकर किसानों, छोटे व्यापारियों तक हर कोई उम्मीद और जिज्ञासा से भरा हुआ था। लोग सोच रहे थे कि क्या यह उनके गांव के भाग्य को बदलने का मौका है। रोहन भी भीड़ में बैठा था। उसका मन अपनी पत्नी और जो कुछ हुआ था उसके बारे में विचारों से भारी था।
वह अभी भी कमेटी समूह का सामना करते हुए मीरा की दृढ़ कार्रवाई से हैरान था। क्या उसकी पत्नी इतनी बदल गई थी या वह उसे कभी सच में जान ही नहीं पाया था? उसकी माँ श्रीमती शर्मा भी एक कोने में बैठी थी। घटनाओं के बाद उनका चेहरा अभी भी पीला था। उनकी आंखों में डर और गुस्सा था। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी बहू, जिसे वह हमेशा नीचा देखती थी, ने खुलेआम उनका कर्ज चुकाने की हिम्मत की। बैठक जिला और गांव के नेताओं के लंबे भाषणों से शुरू हुई, जिसमें परियोजना के महत्व, आर्थिक विकास के अवसरों और लोगों के जीवन स्तर को सुधारने की बात की गई। माहौल गंभीर था, लेकिन लोगों की उत्सुकता छिपी नहीं थी। फिर जब साझेदारों, संभावित निवेशकों का परिचय देने का हिस्सा आया, तो लाउड स्पीकर की आवाज़ अचानक पहले से कहीं ज़्यादा स्पष्ट और गूंजने वाली हो गई, जैसे हर शब्द पर जोर दिया जा रहा हो। और इस महत्वपूर्ण परियोजना को साकार करने के लिए हमें रणनीतिक निवेशकों का स्वागत करते हुए और उनके साथ काम करते हुए बेहद गर्व हो रहा है। विशेष रूप से हम मुख्य निवेश स्रोत में मुख्य प्रतिनिधि का सम्मानपूर्वक परिचय कराना चाहेंगे, जो हैं डायरेक्टर न्युर मिन आन, एक युवा और प्रतिभाशाली उद्यमी जो हमारे ही क्षेत्र की बेटी हैं और वर्तमान में मुंबई में एक बड़े निर्माण और लॉजिस्टिक्स समूह का संचालन कर रही हैं। जैसे ही लाउड स्पीकर बंद हुआ, पूरा हॉल जैसे सांस रोके हुए था। एक अजीब खामोशी छा गई। केवल सामुदायिक भवन की दीवारों के बाहर हल्की हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। फिर पहली पंक्ति से एक महिला धीरे से उठी। उसकी आंखें शांत थीं, होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। वह मीरा थी। कोई घमंड नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक शांत, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली व्यक्तित्व। उसने नेताओं और सभी लोगों को सिर झुकाकर अभिवादन किया और फिर बैठ गई। रोहन मूर्ति की तरह बैठा था। जिला नेता का हर शब्द उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। डायरेक्टर मीरा, मुंबई में एक बड़ा निर्माण और लॉजिस्टिक्स समूह। उसने अपनी आंखें मलीं, फिर से मलीं। उसने गलत नहीं सुना था। वह सपना नहीं देख रहा था। उसकी पत्नी, जिस महिला से उसने कुछ साल पहले शादी की थी, जिसे वह सोचता था कि वह सिर्फ छोटे मोटे काम करती है, जो केवल अंतहीन और अस्पष्ट यात्राओं पर जाती रहती है, वास्तव में एक बड़े समूह की डायरेक्टर थी। पूरे जिले की बंदरगाह परियोजना के लिए एक रणनीतिक निवेशक थी। उसका सिर घूमने लगा। शोक सभा में चाय चढ़ाती हुई कांपती मीरा की छवि, अपमान सहते हुए झुके चेहरे की छवि, वेदी के सामने उसकी मां द्वारा उसकी पोशाक फाड़े जाने की छवि, आंसू भरी आंखों के बावजूद गरिमा बनाए रखने की छवि, बिना किसी शिकायत के विशाल कमेटी कर्ज को चुपचाप उठाने की छवि। सब कुछ एक धीमी गति की फिल्म की तरह उसके सामने आ गया और रोहन शर्म और अपराध बोध के सागर में डूब गया। उसने क्या किया था? वह कहाँ था जब उसकी पत्नी का अपमान हो रहा था? क्या उसने उसे कभी सच में समझा था, या वह सिर्फ एक बेकार, अंधा और कायर पति था? हॉल में मौजूद लोग भी मुंह बाए देख रहे थे। कानाफूसी शुरू हो गई, लेकिन इस बार यह मजाक नहीं था, बल्कि आश्चर्य से भरी फुसफुसाहट थी, अविश्वास। क्या शर्मा जी की बहू, डायरेक्टर मीरा, एक समूह की डायरेक्टर है? हे भगवान! तभी तो मुंबई वाले लोग अंतिम संस्कार में उसे डायरेक्टर मैडम कह रहे थे। बिखरे हुए टुकड़े अचानक एक साथ जुड़ गए, एक ऐसी पूरी तस्वीर बना रहे थे जिस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता था। उन महिलाओं से जिन्होंने कभी ताने मारे थे से लेकर उन पड़ोसियों तक जिन्होंने कभी कानाफूसी की थी, सभी हैरान थे। उनकी नज़रें मीरा पर टिकीं और फिर एक दूसरे को देखने लगीं, जैसे पुष्टि करना चाहते हों कि उन्होंने सही सुना है।
धीरे धीरे कानाफूसी तालियों में बदल गई, पहले झिझक के साथ और फिर जोर से, जैसे वे अपनी सभी गलतियों की भरपाई करना चाहते हों। श्रीमती शर्मा नीचे बैठी थीं। उनका चेहरा कागज की तरह सफ़ेद था। मीरा की ओर निर्देशित हर शब्द, हर प्रशंसा भरी नज़र उनके दिल में सुइयों की तरह चुभ रही थी। वह अवाक रह गई थी। उन्हें वह दिन याद आया जब उन्होंने वेदी के सामने मीरा की काली पोशाक फाड़ दी थी। अगरबत्ती का धुआं उठ रहा था और वह एक पागल की तरह चीख रही थी। उन्हें अपनी बहू का हैरान चेहरा याद आया, लाल आंखें जो फिर भी आंसू रोकने की कोशिश कर रही थीं। उन्हें याद आया कि उन्होंने उसे कैसे अपमानित किया था, उसे कैसे डांटा था, उसे कैसे एक बोझ, अपनी आंखों का कांटा समझा था। और अब वही बहू जिसे उन्होंने नीचा देखा था, अपमानित किया था, एक बड़े समूह की डायरेक्टर थी, एक निवेशक जो इस पूरे क्षेत्र को उठा सकती थी। कर्ज से बहू द्वारा बचाए जाने का अपमान अभी कम भी नहीं हुआ था कि अब यह सच्चाई एक घातक चाकू की तरह सामने आई, जिसने उनकी बची खुची इज्जत को भी पूरी तरह से काट दिया। श्रीमती शर्मा ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया, उन गर्म आंसुओं को निगलने की कोशिश कर रही थी जो बह रहे थे, लेकिन उनका गला जैसे घुट गया था। एक भी सिसकी नहीं निकल पा रही थी, केवल एक गहरी शर्म, देर से हुआ पछतावा और एक अकथनीय अपमान बचा था। इस दुखद कहानी से हम परिवार और समाज में एक दूसरे के साथ व्यवहार करने के तरीके के बारे में एक गहरा सबक सीख सकते हैं। एक बहू, चाहे अमीर हो या गरीब, सफल हो या मेहनती, हमेशा चाहती है कि उसे दिल से देखा जाए, न कि आलोचना और जांच पड़ताल भरे शब्दों से। जब कड़वाहट और स्वार्थ हावी हो जाते हैं तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं, ऐसे घाव छोड़ जाते हैं जो कभी नहीं भरते। इसके विपरीत जब हम करुणा को ऊपर रखते हैं, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और सहिष्णुता दिखाते हैं, तो परिवार एक आश्रय बन जाता है जो बाहरी तूफानों से बचाता है। एक व्यक्ति का सम्मान पैसे या अफवाहों में नहीं होता, बल्कि इस बात में होता है कि वे कैसे मजबूती से खड़े रहते हैं, जिम्मेदारी लेने की हिम्मत करते हैं और सबसे कठिन परिस्थितियों में भी रिश्तों को बनाए रखते हैं। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि जब लोग कमज़ोर होते हैं तो उनकी आलोचना करना उनके घावों पर नमक छिड़कने जैसा है। दयालु होना, दूसरों के बारे में सोचना कभी कभी सबसे बड़ा उपहार होता है जो हम दुनिया को दे सकते हैं। और केवल जब प्रेम और सहानुभूति का पोषण होता है, तभी परिवार वास्तव में एक घर बन सकता है जहां हम संबंधित हैं, चाहे बाहर कितने भी तूफान क्यों न हों।